उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दिल्ली में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं और बीजेपी के स्टार प्रचारक सीएम धामी ने आज भी कई जगह चुनावी सभाएं की और लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। दिल्ली के मोती नगर में बीजेपी प्रत्याशी हरीश खुराना के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रचार किया। इस दौरान सीएम धामी ने सभा में मौजूद लोगों से दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर पूछा। सीएम धामी ने केजरीवाल को फर्जीवाल कहकर संबोधित किया और कहा बीजेपी सरकार बनने पर पानी की समस्या को दूर किया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली में बड़ी संख्या में उत्तराखंड मूल के वोटर्स हैं। दिल्ली में 40% पानी लोगों को बाहर से खरीद कर पीना पड़ रहा है और उसके बाद भी ये योजना यहां इन्होंने जल जीवन मिशन की फर्जीवाल जी ने, केजरीवाल जी ने, फर्जीवाल जी ने ये योजना यहां लागू नहीं हुई। आप ही बताइए, दिल्ली में अभी हरीश जी पूछ रहे थे तो आप लोग संकोच क्यों कर रहे थे? पानी की समस्या नहीं है क्या यहां? अरे तो ये हरीश जी को आप वोट भी देने वाले हो, आप इनके समर्थन के लिए भी आए हो, इनको जोर से बताओ ना। ये पूछ रहे थे पानी की समस्या तो है ना यहां। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर धुआंधार प्रचार जारी है। न्यूज 18 से बात करते हुए सीएम धामी ने अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं की बात कही। 11 साल में यमुना और दिल्ली के प्रदूषण खत्म करने के लिए कुछ नहीं किया। दिल्ली के लोग समझ चुके हैं और अब यहां डबल इंजन की सरकार आने वाली है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रचार के लिए पहुंचे हैं और यहाँ पर आप देखिए सर, जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हरियाणा का पानी मुख्यमंत्री जो है वो जहरीला करके भेज रहे हैं। देखिए वो अपनी नाकामियां छिपाने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं, जबकि हर बार वो कहते हैं कि हम यमुना जी को साफ करेंगे, अगले वर्ष साफ करेंगे, और ऐसा कहते कहते 11 साल हो गए हैं और उन्होंने यमुना जी के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने दिल्ली के प्रदूषण के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा था मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, मोहल्ला क्लिनिक खोले नहीं। तमाम प्रकार के घोटाले किए हैं, तमाम उन्होंने वायदे किए वो पूरे नहीं किए। इसलिए दिल्ली की जनता भली भांति इस बार जान चुकी है, उनको बदलने वाली है। यहाँ डबल इंजन की सरकार आने वाली है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जैसे देश की अन्य सरकारें, अन्य राज्यों में सरकारें डबल इंजन की काम कर रही हैं, लोग बार बार उनको मौका दे रहे हैं। यहाँ भी डबल इंजन की सरकार। सर, तो कैग की जो रिपोर्ट है उस पर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा अब तक। उनकी नाकामियां सबके सामने आ चुकी हैं और हर जगह आएंगी, इसलिए इस बार जो है वो बेनकाब हो चुके हैं। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि महाकुंभ पर प्रशासन ने गलत आंकड़ा दिया है। देखिए वो महाकुंभ बहुत अच्छा चल रहा है और अच्छी व्यवस्था है, करोड़ों लोग आ रहे हैं। इसमें अखिलेश जी वगैरह कुंभ की महत्ता को नहीं जानते, इसलिए वो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। हरिद्वार के लक्सर में खानपुर विधायक उमेश कुमार के समर्थन में बुलाए गए महापंचायत के दौरान बवाल हो गया। उमेश कुमार के समर्थकों ने यहां खासा उपद्रव किया। पुलिस के रोके जाने पर विधायक समर्थकों ने पुलिस पर भी पथराव किया। इसके बाद पुलिस ने लाठियां भांजकर भीड़ को तितर-बितर किया। लक्सर स्थित विधायक उमेश कुमार के ऑफिस पर ब्राह्मण संगठन और अन्य संगठनों के द्वारा महापंचायत का आह्वान किया गया था। देहरादून पुलिस ने विधायक उमेश कुमार को महापंचायत में पहुंचने से पहले ही हिरासत में ले लिया। हालांकि विधायक के समर्थक लक्सर में जुटने शुरू हो गए। इस दौरान लक्सर की ओर से आ रहे कुछ उपद्रवियों ने गोवर्धन पुलिस चौकी के पास पुलिस पर पथराव किया, जिस पर पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर किया। लेकिन उसके बाद भी लोग इकट्ठा हुए, अनावश्यक दबाव डाला, अनावश्यक कियोस्क क्रिएट किया, तो कुछ जगह हमको जरूर बल प्रयोग करना पड़ा है, क्योंकि उन्होंने स्थितियां पैदा करी। बाकी स्थितियां शांतिपूर्ण। पथराव चूंकि हाँ एक जगह हुआ था, उनको जब उन्होंने बल प्रयोग हमारे द्वारा हुआ है, उसके बाद जब उन्होंने पथराव किया तो जो लीगल कार्रवाई वो की गई और आगे भी उसमें हम सख्त लीगल कार्रवाई करेंगे। और खानपुर विधायक उमेश कुमार ने शुक्रवार को ब्राह्मण समाज के साथ महापंचायत का ऐलान किया था, लेकिन इससे पहले उमेश कुमार को डोईवाला पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। ये महापंचायत लक्सर के दफ्तर पर होनी थी, जिसके लिए बड़ी संख्या में समर्थक भी पहुंचे थे, लेकिन पुलिस भी अलर्ट मोड पर थी। पुलिस ने शाम को करीब 5 बजे विधायक उमेश कुमार को रिहा कर दिया। इसके बाद उन्होंने कहा, पुलिस को मुझे रोकना नहीं चाहिए था, लेकिन पुलिस ने अपना काम किया और मैंने अपना काम किया। लेकिन फिलहाल स्थिति है कि ठीक है,
पुलिस ने अगर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमारी गिरफ्तारी की है तो हम उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि गलत है। हम जब कोई बात अपनी शांति से कहना चाहते हैं तो पुलिस प्रशासन को इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए, ये गलत है। लेकिन जो भी है वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हरिद्वार पुलिस के साथ हुए एनकाउंटर के बाद जेल से फरार शूटर पंकज को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, बदमाश पंकज 4 महीने पहले हरिद्वार जेल से रामलीला के दौरान फरार हो गया था। पंकज कुख्यात प्रवीण वाल्मीकि का गुर्गा है। बताया जा रहा है कि देर रात हुई पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान पुलिस की फायरिंग में बदमाश घायल हो गया। इस इलाज के लिए एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया। चौक है, उसके पास में ये व्यक्ति पैदल जाता हुआ दिखाई दिया था, जिसे रोकने का प्रयास किया गया। इसके द्वारा पुलिस पर फायर करके भागने की कोशिश की गई। पुलिस के द्वारा तत्काल इसको न्यूट्रलाइज किया गया। इस क्रम में इस पर गोली लगी इसके पैर में। इसको तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया, जिसे एम्स रेफर कर दिया गया है। इसकी अरेस्टिंग की जा चुकी है। ये अभियुक्त करीब 50,000 का इनामी था। इसके ऊपर करीब 1 दर्जन के आसपास आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। हल्द्वानी में उत्तराखंड पुलिस का अजीब सा चेहरा देखने को मिला। दरअसल देर रात नैनीताल रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ। वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को कॉल किया। इसके बाद पुलिस की हाईवे पेट्रोल वैन एक्सीडेंट स्पॉट पर भी पहुंची, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस ने घायल व्यक्ति की कोई मदद नहीं की। लोग पुलिस की मौजूदगी में घायल को अपनी कार में ले जाते दिखे। इस दौरान घायल की मदद कर रहे लोग पुलिस कर्मचारियों से अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे थे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहाँ पे 112 खड़ी है। अगर कोई घायल था तो उनको तुरंत 108 का वेट न करके तुरंत ले जाना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया। संभवतः वो 108 का वेट कर रहे थे कि वो 108 आए और उसे हॉस्पिटल ले जाए, लेकिन अगर किन्हीं कारणों से 108 पहुँचने में देरी होती है तो पुलिस की ड्यूटी बनती है कि उसे प्राथमिक उपचार दिलाने के लिए तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। उत्तरकाशी में एक बार फिर से भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। शुक्रवार सुबह 9:27 पर भूकंप के झटके महसूस हुए। भूकंप आने से लोग घरों के बाहर आ गए और लोगों में दहशत फैल गई। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.7 मापी गई है। भूकंप का केंद्र बड़ाहाट रेंज में नाल्ड के जंगलों में 5 किलोमीटर अंदर था। आपको बता दें, उत्तरकाशी में पिछले 9 दिनों में 9 बार भूकंप के हल्के झटके आ चुके हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट वाले ये कह रहे हैं कि निकट भविष्य, अब वो निकट भविष्य की कोई मानकता नहीं बताई गई है कि निकट भविष्य में कितनी शीघ्र यहाँ पे भूकंप आ सकता है। लेकिन वो भी जो भूकंप आएगा 7 रिक्टर स्केल की तीव्रता का भूकंप उत्तरकाशी में आ सकता है, जो कि मुझे तो लगता है कि 7 की तीव्रता में तो शायद ही उत्तरकाशी में कोई जनमानस बच पाए। उत्तरकाशी में विगत एक हफ्ते से लगभग 7-8 बार भूकंप के झटके आ गए हैं। सभी लोग बहुत दहशत में, क्योंकि पहले भी यहाँ पे एक बार बहुत बड़ा भूकंप आया था, बहुत बड़ी यहाँ पे जनहानि हुई थी, मानव हानि हुई थी। उत्तरकाशी में एक के बाद एक रिकॉर्ड किए जा रहे भूकंप को लेकर वैज्ञानिक भी अलर्ट मोड पर आ गए। वीडियो हिमालय भू वन विज्ञान संस्थान के डायरेक्टर विनीत गहलोत का कहना है, हिमालय में आमतौर पर किसी एक इलाके में इस तरह के एक के बाद एक झटके आते रहते हैं। इसे स्वाम कहा जाता है। उत्तराखंड हिमालय में पश्चिमी नेपाल तक सेस्मिक गैप बना हुआ है, खासकर कुमाऊं रीजन में, लिहाजा यहां बड़ा भूकंप आने की पूरी आशंका बनी है। की बात करें तो उत्तराखंड में जो गैप है डेफिनेटली वो कुमाऊं से स्टार्ट होके वेस्टर्न नेपाल का, पश्चिमी नेपाल का जो क्षेत्र है पूरा गोरखा तक का, वो पूरा इलाका जाता है। ये पक्की बात हो गई इस पूरे आंकड़े से कि भाई यहाँ पे बड़ा भूकंप पिछले 200-300 साल से नहीं आया है। तो ये सेस्मिक गैप का इलाका है और यहाँ पे भूकंप आने की संभावना बिल्कुल बनी हुई है। अल्मोड़ा नगर निगम के खकमरा कोट वार्ड में आज दोबारा वोटिंग हुई है। अब नतीजा भी घोषित हो गया है। निर्दलीय प्रत्याशी मधु बिष्ट की 174 वोटों से जीत हुई। मधु बिष्ट ने बीजेपी प्रत्याशी को शिकस्त दी। वार्ड में आज करीब 65% वोटिंग हुई। 23 जनवरी को हुई वोटिंग में पीठासीन अधिकारी ने काउंटर फाइल भी मतदान पेटी में ही डाल दिया। इसमें मतदान की गोपनीयता भंग हो गई, लिहाजा दोबारा वोटिंग की गई।
उत्तराखंड के नगर निगमों में भले ही बीजेपी को एक तरफा जीत मिली हो, लेकिन नगर पालिका और नगर पंचायतों में उसकी परफॉर्मेंस उतनी बेहतर नहीं रही। मिशन 2027 को टारगेट कर आगे बढ़ रहे बीजेपी इसे गंभीरता से ले रही है। इसीलिए पार्टी जल्दी ही समीक्षा मीटिंग बुलाने जा रही है और इस मीटिंग के नतीजे कईयों के समीकरण बिगाड़ सकते हैं। निकाय चुनाव 2025 को 2027 के विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था। माना जाता है कि लोकल बॉडी में जिसकी सरकार बनी, राज्य में अगली सरकार बनाने में इसका फायदा मिलता है। बीजेपी ने निगमों में तो उम्दा प्रदर्शन दिखाया, लेकिन नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में पार्टी वो जलवा नहीं दिखा पाई। 89 नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में से बीजेपी मात्र 32 सीटें जीत पाई, बाकी 57 सीटें हार गई। इसका कारण बने गढ़वाल में पौड़ी, चमोली और उत्तरकाशी जिले, तो कुमाऊं में पिथौरागढ़, नैनीताल और बागेश्वर जिला। इन जिलों में नगर पालिका और नगर पंचायत की ज्यादातर सीटें पार्टी जीत नहीं पाई। और जिन सीटों पर हम जीते हैं वहाँ भी समीक्षा करेंगे और जिन सीटों पर हारे हैं वहाँ भी समीक्षा करेंगे। आगे के लिए कोई कमी न रहे, इन चुनाव से हम कोई न कोई अनुभव लेकर के और आगे के चुनाव के लिए हम अपनी मजबूत स्थिति में खड़े हो सकें, इसके लिए समीक्षा करनी बहुत आवश्यक है। पार्टी ने इन चुनावों में पूरी ताकत झोंकी थी। सांसद से लेकर विधायक, मंत्री, जिला अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी, सबकी जिम्मेदारी फिक्स की गई थी। बावजूद इसके प्रदर्शन उतना अनुकूल नहीं रहा। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि हार के कारण तलाशे जाएंगे। जहां प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, संगठन और सरकार वहां के नेताओं को लेकर विचार करेगी। के रूप में हम लोग बैठेंगे और हार के कारणों की समीक्षा निश्चित रूप से करेंगे। ये भी सत्य है कि जब क्षेत्र विशेष में पार्टी को सफलता नहीं मिलती, एक क्षेत्र है जहाँ पार्टी सब पर सफलता की ओर बढ़ते हैं, तो सरकारी दायित्वों, संगठन में महत्वपूर्ण पद हों, इसको निर्धारित करते समय इन चीजों का बड़ा प्रभाव रहता है। माना जा रहा है कि फरवरी में जहां बीजेपी संगठन की नई कार्यकारिणी गठित होनी है, वहीं सरकार कैबिनेट एक्सटेंशन को लेकर दायित्व भी बांट सकती है। ऐसे में निकाय चुनाव में फिसड्डी साबित हुए नेताओं पर इसकी गाज गिर सकती है। माना जा रहा है कि दायित्व मिलने की उम्मीद संजोए कई नेताओं की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। निकाय चुनाव में जीते निर्दलियों से बीजेपी अभी कोई बात नहीं करना चाहती। कांग्रेस तो विरोधी पार्टी है ही, इन नेताओं को बीजेपी अपने तवज्जो नहीं देना चाह रही है। तो क्या विधानसभा चुनाव पर निकाय में भेदभाव की राजनीति होगी ताकि 2027 में साथ आ सकें? निकाय चुनाव के नतीजे आए अभी 1 हफ्ता हुआ है, अभी तो शपथ भी नहीं हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने निर्दलीय जीते अध्यक्षों को आईना दिखा दिया है। खास तौर पर ऐसे निर्दलीय जो बीजेपी से दूर गए, उन्हें बीजेपी अभी मुंह नहीं लगाने वाली। निर्दलीय भले बीजेपी से संपर्क करना चाहते हों, लेकिन बीजेपी किसी को नहीं चाहती, तो कांग्रेस के अध्यक्ष तो विरोधी हैं ही। महेंद्र भट्ट के मुताबिक अभी किसी की कोई जरूरत बीजेपी को नहीं है। आज किसी भी निर्दलीय को कोई हम संपर्क न करना चाहते हैं, न निर्दलीय से हमारी कोई बातचीत है। ये ठीक है कि जहाँ हमने प्रत्याशी किसी को नहीं लड़ाया, वहाँ कोई निर्दलीय जीत कर आया है, तो उससे बातचीत का पक्ष बन सकता है। लेकिन हमारे प्रत्याशी जहाँ हारे, अभी इस प्रकार कोई विषय बनता नहीं है और उस दिशा में न उनकी पहल है न हमारी पहल है। महेंद्र भट्ट के बयान के बड़े मायने हैं। सवाल है कि क्या इस वक्त मुंह न लगाकर बीजेपी निर्दलीय और कांग्रेसियों को मजबूर करना चाहती है ताकि 2 साल बाद विधानसभा चुनाव से पहले गेम किया जा सके। तो सवाल है कि क्या शहरी विकास विभाग बीजेपी और दूसरे अध्यक्षों में भेदभाव करेगा। वहीं विपक्ष का कहना है कि अगर भेदभाव हुआ तो जवाब भी मिलेगा और 2027 में कहानी उल्टी होगी। हमारा एक मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो हम तो सबके विकास के लिए काम करते हैं। हमारे यहाँ तो हम भेद करते ही नहीं है, तभी तो जनता में बार बार स्वीकार। सरकार ने एक षड्यंत्र के तहत, अधिकारियों ने एक षड्यंत्र के तहत सरकार के दबाव में कृत्य किया है और सरकार अगर भेदभाव करेगी तो कांग्रेस अपने साथियों के साथ मिलकर के इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगी, सरकार को घेरने का काम करेगी। इस बार 100 निकायों में से बीजेपी को 42 में जीत मिली, तो 58 निकायों में निर्दलीय और कांग्रेसी जीते हैं। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान से साफ है कि अभी बीजेपी में किसी की बात नहीं बनने वाली और अभी बीजेपी निर्दलीय और विरोधियों को कोई तवज्जो नहीं देना चाहती। इस बात का बीजेपी को क्या फायदा होगा, ये आने वाले विधानसभा चुनाव में पता चल जाएगा। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।
उत्तराखंड में चल रहे नेशनल गेम्स में राज्य को आज भी पदक मिले हैं। बीच हैंडबॉल प्रतियोगिता में उत्तराखंड को सिल्वर मेडल मिला है। ऋषिकेश के शिवपुरी में हुए फाइनल मुकाबले में मैच टाई रहा था, जिसके बाद अतिरिक्त समय में SSCB की टीम ने 5-4 से मैच जीत लिया। हालांकि पूरे मैच में उत्तराखंड की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। हमारे जितने भी टेक्निकल ऑफिसर हैं और अल्मोड़ा में 38वीं राष्ट्रीय खेलों के तहत योगासन प्रतियोगिता का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने किया। ये प्रतियोगिता 31 जनवरी से 4 फरवरी तक चलेगी। इसमें 22 राज्यों के 171 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता 5 श्रेणियों में आयोजित की जाएगी। इसमें ट्रेडिशनल योगासन, आर्टिस्टिक योगासन, सिंगल आर्टिस्टिक पेयर, रिदमिक पेयर और आर्टिस्टिक ग्रुप शामिल हैं। इन सभी श्रेणियों में कुल 66 पद दिए जाएंगे। इसमें 22 स्वर्ण और 22 रजत, 22 कांस्य पदक शामिल हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों में अलग अलग राज्यों से आए हुए खिलाड़ी अपने दमदार परफॉर्मेंस की बदौलत देश को नई उम्मीद दे रहे हैं। महिला वेटलिफ्टिंग इवेंट में गुरुवार को छत्तीसगढ़ छाया था तो शुक्रवार मणिपुर के नाम रहा। शुक्रवार को महाराणा प्रताप स्टेडियम में हुए मार्शल आर्ट्स, वुशु, वेटलिफ्टिंग, पिस्टल और राइफल शूटिंग जैसे अलग अलग इवेंट्स में खिलाड़ियों ने समा बांधे रखा। कॉमनवेल्थ खेलों में सिल्वर मेडल विजेता रही मणिपुर की बिंदिया रानी देवी ने महिलाओं की 55 किलो कैटेगरी में सोना जीता। वहीं इसी इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल भी मणिपुर की नीलम देवी को मिला। वहीं मार्शल आर्ट वुशु में महिला वर्ग में दिल्ली छाया रहा। यहाँ की 2 प्लेयर्स में से रेजिना को गोल्ड तो भूमि को सिल्वर मिला। रेजिना ने पिछले नेशनल गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता था। गौरतलब है कि अभी तक उत्तराखंड का जो एकमात्र गोल्ड मेडल मिला है वो गुरुवार को मार्शल आर्ट वुशु के पुरुष वर्ग में उत्तराखंड की ओर से खेल रहे मणिपुरी खिलाड़ी को मिला। मेरा तो स्पेशली ऐसा था कि भैया ने ज्वाइन किया, फिर भैया को देख के मैंने किया और मतलब ओवरऑल जितना भी अभी तक जो भी सपोर्ट वगैरह सब कुछ है वो मेरे भैया ने किया। मेरे भैया भी स्पोर्ट्स में है। लास्ट टाइम जो 37 नेशनल गेम्स हुआ था गोवा में, उसमें मेरा गोल्ड था। राष्ट्रीय खेलों में सबसे ज्यादा चर्चा शूटिंग की है। ये एक खेल है जिसमें भारत में पिछले कुछ समय में अच्छा परफॉर्म किया है। इस इवेंट में रमिता जिंदल भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिन्होंने ओलंपिक में हुए कड़े मुकाबले में 7वीं पोजीशन हासिल की थी। नेशनल गेम्स के क्वालिफाइंग राउंड में रमिता ने भोपाल वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में बनाए अपने रिकॉर्ड को ही तोड़ डाला। हालांकि 10 मीटर राइफल इवेंट के फाइनल राउंड में उन्हें ब्रॉन्ज मेडल पर संतोष करना पड़ा। रमिता शूटिंग के फ्यूचर को लेकर बहुत उत्साहित है। आई थिंक हमारा स्पोर्ट्स काफी डेवलप हो गया है। पहले जब मैंने शूटिंग स्टार्ट किया था देयर वर ओनली 2-3 रेंजेस, बट अभी और भी रेंजेस बन रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के रेंजेस बन रहे हैं, जैसे अभी देहरादून में भी बने हैं। एंड हमारे स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट मिलने भी बहुत इजी हो गए हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता था राइफल्स को इम्पोर्ट करने में, बट अभी इजीली राइफल अवेलेबल हो जाते हैं, पैलेट्स अवेलेबल हो जाते हैं। अभी तक की मेडल टैली की बात करें तो सिग्नल्स की टीम टॉप पर है, जबकि उत्तराखंड 12वें नंबर पर और यूपी 17 नंबर पर है। 38वें नेशनल गेम्स में बहुत दिलचस्प मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। पुरुषों के मुकाबले महिला खिलाड़ी भी लगातार अलग अलग इवेंट्स में झंडे गाड़ रही हैं। इस गेम्स में बेशक उत्तराखंड को वैसी सफलता ना मिले जैसे कल्पना की जा रही है, लेकिन इस गेम्स के बहाने एक बात जरूर हुई है कि देहरादून और प्रदेश के अलग अलग स्थानों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है वो उम्मीद की जा रही है आने वाले समय में खिलाड़ियों के काम आएगा और वो भविष्य के इवेंट्स में उम्दा प्रदर्शन करेंगे। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ और अपने सहयोगी सत्येंद्र के साथ अनुपम त्रिवेदी, न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से। और पिथौरागढ़ में नेशनल गेम्स के तहत बॉक्सिंग के मुकाबले शुरू हो गए हैं। पहले दिन महिला और पुरुष वर्ग में 10-10 मुकाबले हुए। उत्तराखंड के बॉक्सरों ने पहले दिन बेहतरीन प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में बबीता ने नॉकआउट में जीत दर्ज की, जबकि पवन बर्थवाल ने भी उड़ीसा के अक्षय को नॉकआउट में बाहर का रास्ता दिखाया। नेशनल गेम्स को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। आलम ये रहा कि दर्शकों से हॉल पूरी तरह भरा नजर आया। बॉक्सिंग मुकाबलों के लिए देश भर की 35 टीमें आई हैं। इन टीमों में 208 खिलाड़ी मौजूद हैं। बॉक्सिंग के मुकाबले 7 फरवरी तक होने हैं।
कुमार चौरसिया जो छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जबकि ब्लू कॉर्ड और मेरी आज महाराष्ट्र के साथ फाइट थी। फाइट बहुत अच्छी रही। एक तो यहाँ पर बहुत हाई एल्टीट्यूड है, बहुत सांस फटती है, पर मैंने अपना 100% देने का ट्राई किया था और मैं जीत गई। और आगे मेरा यही एम है कि मैं सारी फाइट जीतूं। सर काफ़ी अच्छा रहा और हमारी कोचिंग में जो मेहनत की है उसका हमको मिल रहा है। हमने अच्छी प्रैक्टिस की है, हमारी कोचिंग में बहुत मेहनत की है, तो आगे भी मैं चाहूँगी कि आगे भी अच्छा रिजल्ट हो। और चलिए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। हरिद्वार की कनखल पुलिस ने 3 साल की बच्ची का अपहरण करने वाले आरोपी को अरेस्ट किया, साथ ही बच्ची को भी सकुशल बरामद किया। उधर सिंहनगर जिले के एक डिजिटल पत्रकार के खिलाफ पुलिस ने ब्लैकमेलिंग करने का मुकदमा दर्ज किया। हल्द्वानी में पत्रकारों ने इसके खिलाफ सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। हरिद्वार में मायापुर पुलिस चौकी पर बीजेपी के पार्षदों ने शराब माफियाओं के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस पर शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं करने का आरोप। पहली बार बीजेपी का मेयर बनने के बाद बीजेपी ने शहर में धन्यवाद यात्रा निकाली। इस दौरान भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने जनता का धन्यवाद किया। हरिद्वार नगर निगम में कांग्रेस की करारी हार हुई, बावजूद इसके कांग्रेस ने अपने पक्ष में पड़े वोटों के लिए जनता का आभार जताया। अल्मोड़ा में बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए टीचरों को दी जा रही है ट्रेनिंग। आपदा या छुट्टी के वक्त बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाएगी। उत्तरकाशी में आरा कोट के राजकीय इंटर कॉलेज में शुरू हुआ हॉस्टल, दूर से आने वाले छात्रों को मिलेगा इसका लाभ। विकासनगर के हिलमन हॉस्पिटल में 20 सीटों के साथ नर्सिंग कोर्स की शुरुआत। रुद्रप्रयाग के अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज में दूसरा वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इससे छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। ऋषिकेश में बसंत महोत्सव का आगाज ध्वजारोहण के साथ हुआ। स्कूली बच्चों की साइकिल रेस के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए।